Hello everyone, this is the second video of Vision IS May 2023. In this video, I will discuss about economy and security. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू इकोनॉमी. IR के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं. जो कीवर्ड जो बेसिक मतलब आपको ज्यादा ही इसमें कवर्ड है. यू हैव टू बी, इसमें भी आप अगर चाहें तो कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि आपको क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइक ये एक कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपको फिर से मैगजीन प्री के लिए ना उठानी पड़े. कभी कभी क्या होता है कि एंड में हम पीटी करते हैं, उस पीटी को एंड में करने में हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं. तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि आपको शुरू से ही वो प्री वाला चीज पीटी के लिए आपको पीटी का इंतजार ना करना पड़े. आप यहीं से प्री के लिए पढ़ते चलें और आप उसको बस रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते चलें. पीडीएफ यू विल गेट द पीडीएफ बट आफ्टर अ वीक, but on the telegram channel. So telegram channel link will be there. Join our telegram channel, that as soon as you get the PDF you just take the printout of it. But what I would say that कि rather than PDF, no, if you are listening to it, right, आप इसका नोट्स बना लीजिए. आप इसका नोट्स अगर बना लेंगे ना साथ में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का कि हाँ ये है ये है ये है, तो आपको ये याद भी रहेगा फ्यूचर में. राइट नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमी. That Competition Commission of India Act amended Competition Commission 2023 जो एक्ट है इसने 2002 के एक्ट को अमेंड कर दिया है. राइट अमेंडेड डेफिनेशंस इन द एक्ट. डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन अमेंड किया गया है. रिडक्शन इन द टाइम लिमिट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द फ्रॉम 210 days to 150 days. CCI is now required to form a prima facie opinion on the combination within 30 days. This is not very important. You just have to remember this second point, right, and the first point basically, right. Third and fourth point are given that if you want to read, these 2 points are not that important. You can leave them, right. Grievance redressal penalty provisions. Limitation period for filing information within 3 years. Penalty based on global turnover. So होता है कि कौन से के बेसिस पे है, प्रॉफिट के बेसिस पे है, लोकल टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर, राइट. एंड इन विच मिनिस्ट्री CCI is? इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कंज्यूमर वाला से आप हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है, तो आपको कॉर्पोरेट अफेयर्स डालना है. राइट कंपोजिशन CCI का चेयरमैन एंड मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 2 to 6 मेंबर्स हो सकते हैं. टर्म्स कितना होता है? 5 years और एज ऑफ 65 whichever is earlier. They are eligible for reappointment. So this is very important. Now transition from London interbank offer rate, that is LIBOR से, तो उससे हम अब ट्रांजिशन कर रहे हैं. राइट तो RBI issued advisory to the banks and other RBI regulated entities asking them to take steps to ensure complete transition away from LIBOR and MIFOR, right, will be phased out by June. Right, what is MIFOR? MIFOR is a domestic interest rate benchmark, is presently published by FBIL, right, Financial Benchmark India Private Limited, and FBIL is regulated by RBI. What is benchmark rate? What is alternate reference rates? Benchmark rate क्या है? LIBOR is a global benchmark interest rate at which major global banks lend to another in international interbank. एक दूसरे को मतलब इंटरबैंक में जो आप लोन देते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो मान सकते हैं. अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स ये क्या है? RBI has established a system of alternate reference rates that allow banks to choose rates from the basket of currencies rather than ब्रिटिश पाउंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो अपने जो बास्केट ऑफ करेंसीज डिफरेंट मतलब बास्केट ऑफ करेंसी में मल्टीपल करेंसीज के में वो आप चूज कर सकते हैं, सिर्फ एक पे उनको अब डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. तो दिस इज अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स. राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओवर द काउंटर मार्केट, अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट इन विच मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड स्टॉक्स, commodity, currencies or other instruments directly between two parties and without a central exchange or a broker. ये कुछ नहीं लगता है. ओवर द काउंटर आप डायरेक्टली मतलब ब्रोकर के बिना कर सकते हैं. राइट फॉलबैक क्लॉज क्या होता है? RBI has pushed for the insertion of fallback clause in all remaining legacy financial contracts that with reference of LIBOR or MIFOR. What is fallback clause actually? Fallback clause refers to an agreement for revised consideration when the reference rate is no more published. Important for transparency and consistency. इसके लिए important होता है. तो ये चीज आपको fallback clause किससे रिलेटेड है, क्या है, बेसिकली रिलेटेड किससे है ये आपको पता होना चाहिए. राइट कि मतलब आपको ये रहे कि हाँ ये पूछ दिया, ठीक है, इसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए जो दिया हुआ है. ओवर द काउंटर मार्केट का भी डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको जो ये दिया हुआ है. राइट नाउ दिस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS स्कीम. राइट ये क्या है, ये कब आया, क्या हुआ, तो इस स्कीम के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए. This was introduced in 2004. What was the primary objective of LRS is to liberalize the existing foreign exchange regulations and facilitate smooth transfer of funds abroad by the Indian residents. Right?
इसमें क्या है, अंडर LRS ऑल रेसिडेंट्स इंडिविजुअल आर अलाउड टू फ्रीली सबमिट $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी पर फाइनेंशियल ईयर। इस चीज के लिए इंडिविजुअल्स रिक्वायर द RBI's प्रायर परमिशन टू मेक एनी रेमिटेंस above this threshold. Scheme is not available to corporates, partnership firms, HUF and trust. तो ये बोला कि क्या सबके लिए अवेलेबल है? नहीं, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके लिए अवेलेबल नहीं है। Remittances can be made in any freely convertible foreign currency. तो ये क्या किसी मतलब एक ही करेंसी में वो बोल देगा नहीं सिर्फ डॉलर में होगा या सिर्फ नहीं, ये किसी भी में भी हो सकता है, जो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होगा उसी में होगा। ठीक ना। अब इसमें जो न्यूज में क्या था, इसमें under RBI's LRS, the Finance Ministry has included overseas use of credit card by Indian resident within this $250,000 limit. पहले क्या था, सिर्फ डेबिट था, अभी इसमें क्या आ गया है, क्रेडिट। तो बोल देगा कि नहीं सिर्फ डेबिट कार्ड को ही इंक्लूड करते हैं, तो नहीं, आपको अब क्रेडिट कार्ड को भी कर दिया गया है, राइट। तो यहां पर आपको लिखा गया है, ये पहले से है डेबिट कार्ड, अब आपको क्रेडिट भी आ गया। टैक्स कलेक्टेड एट रिसोर्स, ये क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द बायर एंड इन फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजैक्शन दिस टैक्स इज कलेक्टेड व्हेन इंडिविजुअल सेंड्स मनी अब्रॉड। तो कब होता है, जब सोर्स पे होता है, जब आप कोई पैसा, जैसे आप इंडियन रेसिडेंट हैं और आप पैसा बाहर भेज रहे हैं। यहां पर आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट होगी, ये इंडियन रेसिडेंट्स है, मैं आपको ये इंडियन रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स नहीं है। तो ये रेसिडेंट सिटीजन्स ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है दोनों में, रेसिडेंट में, सिटीजन में। तो यहाँ पर सिटीजन नहीं है, रेसिडेंट है, आपको वो देख लेना है। उसके बाद तो ये चीज है कि जब आप पैसा रेसिडेंट बाहर भेजता है तो उस समय जो टैक्स लगता है सोर्स पे, एट सोर्स, तो वो उसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो किससे रिलेटेड है आपको ये पता होना चाहिए। यूनियन बजट 2023-2024 में, इस साल के जो बजट में क्या हुआ है, 5% TCS फॉर फॉरेन रेमिटेंसेज एक्सीडिंग ₹9 लाख टुवर्ड्स एजुकेशन एंड, तो ये अभी कितना कर दिया है, फॉर रुपीज अगर 7 लाख से ऊपर होता है, 7 लाख से अबव होता है तो कितना लगेगा, 5% TCS। ये हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर, IRDAI हैज इशूड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक्स फोकस्ड ऑन एनहांसिंग इंश्योरेंस इंक्लूजन, उसकी पेनिट्रेशन को, कि ज्यादा लोग इंश्योरेंस के कवरेज में आए, उसके लिए है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीमा ट्रिनिटी। अब इसमें तीनों के बारे में पढ़ना जरूरी है, बट आपको सबसे पहले पता करना है कि ये तीनों नाम बहुत जरूरी है, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक्स। बीमा वाहक क्या, जो कैरियर होते हैं, वुमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स इन ईच ग्राम सभा, ये बहुत जरूरी है। बीमा वाहक, दिस इज वुमेन सेंट्रिक। बीमा विस्तार, a bundle risk cover for life, health and property and casualty for accidents, and बीमा सुगम, प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट इंश्योरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो ये मतलब कि सुगम मतलब क्या, इजी करना काम को, मतलब तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेते आएगा, वन स्टॉप फॉर कस्टमर्स, राइट। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। पेनिट्रेशन क्या है, रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू ग्रॉस GDP इन अ ईयर। तो टोटल इंश्योरेंस अपॉन GDP, ये आपका है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू होल पॉपुलेशन। तो टोटल इंश्योरेंस टू पॉपुलेशन, तो एक GDP से है, ये GDP से है, ये किससे है, पॉपुलेशन से। तो आपको ये पता होना चाहिए। IRDAI किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टैट्यूटरी बॉडी है। गवर्नमेंट रेज्ड FDI इन डोमेस्टिक इंश्योरेंस फ्रॉम 74% फ्रॉम 49%। ये किस इकोनॉमिक सर्वे में हुआ था, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में हुआ था, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। एंड नो डाउट UPSC कैन आस्क फ्रॉम प्रीवियस और प्रीवियस, यू हैव टू बी वेरी मच बी अपडेटेड। दैट्स व्हाई हमने ये किया कि इस अब आपको मंथली के लिए टेंशन में लेने की जरूरत नहीं होगी, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी हम कुछ लाने वाले हैं, बट राइट नाउ वी आर गोइंग विद दिस ओनली। IRDAI का जो गोल है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। कब तक, बाय 2047। श्योरिटी बॉन्ड्स, व्हाट आर श्योरिटी बॉन्ड्स, दीज आर द टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्टिंग parties involved in transaction or contract from potential financial losses due to breach of contract or other types of non-performance। तो ये क्या होता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पार्टीज को बचाता है, कब, जब बीच में कोई फाइनेंशियल लॉस हो सके, कि किसकी वजह से, जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे या अदर टाइप ऑफ कोई चीज अगर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये फाइनेंशियल लॉस है ना, उसको बचाने के लिए। तो ये एक रिस्क मिटिगेशन टूल है कि रिस्क को कम करने के लिए, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज श्योरिटी बॉन्ड्स। एक चीज आप लोग को एक और चीज बतानी है, इसमें बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि हु इशूड फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड्स, राइट,
विच मिनिस्ट्री इशूड, विच मिनिस्टर इशूड और विच मिनिस्ट्री इशूड। आप अगर आप पढ़ते हैं, आप उसको गूगल पे सर्च करें, देखें, तो आपको भी इससे होगा कि हाँ ठीक है, आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जब आप सर्च करते हो तो चीजें याद रह जाती हैं, राइट। सो डू इट। रूरलाइजेशन इन इंडिया, इसका डिफिनेशन बहुत जरूरी है। आजकल आपसे जैसे कभी स्टेट का पूछ देता है, कभी लिबर्टी का पूछ देता है, कभी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डिफिनेशन क्या है। अभी जनरली क्या होता है कि जो ये टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि ओपनिंग ऑफ रूरल एरियाज टू न्यू रूरल जनरेशन, जॉब्स, फार्म्स, ये जनरली होता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में क्या होता है ना, कि जो वर्क फोर्स है ना, वो शिफ्ट टू रूरल इंडिया एंड फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाती है, गिविंग राइज टू द पॉवर्टी लेवल्स एंड इट इज अपोजिट टू द वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। तो दूसरी जगह वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इंडिया में या एक डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो आपको पूछ सकता है कि वेस्टर्न मॉडल का और इस मॉडल में डिफरेंस क्या है, या आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया के लिए क्या इसका मतलब है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में और जनरल पर्सपेक्टिव में दोनों का क्या डिफरेंस है। Food storage in India, Union Cabinet has approved the constitution and empowerment of Inter-Ministerial Committee for the facilitation of world's largest grain storage plan in cooperative sector. और ये विलेज लेवल पीएससी, जो विलेज लेवल कोऑपरेटिव है, हेडेड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पीएससी है ना, ये एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इसको हेड करती हैं, ठीक है। एंड इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म लेंडिंग, राइट। शॉर्ट टर्म लेंडिंग जिसको क्या कहा जाता है, क्रॉप लोन्स। तो क्रॉप लोन्स कौन देता है, पीएससीज। देन सिटीज 2.0, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन, सब कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, उसका कंपोनेंट है। प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड देन दिस इज अगेन दिस इज फॉर जर्मनी, EU, एंड दिस इज अंडर अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इन तीनों ने मिलकर इस सिटीज प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो आपको सबका नाम याद नहीं रहना, लेकिन हाँ एक आपको याद रहना चाहिए कि एक जर्मनी का है, एक EU का है एंड एक मिनिस्ट्री। मेन आपको सबसे पहले ये याद रहे और EU याद रहे, तो आपका मेजर काम हो गया। सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई, रीजन फॉर राइज ऑफ सरप्लस। अब आपसे इकोनॉमी में कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीजंस, कि ऑप्शन बताइए कि जो सरप्लस का रीजन है या इन्फ्लेशन का रीजन है, या मतलब इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। तो उस चीज के लिए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इंक्लूड्स हायर अर्निंग्स ऑन सेल्स ऑफ फॉरेक्स, better returns on forex, investments in US treasuries, revaluation of forex assets, adjustment in reserves, right, as per Jalan committee recommendations, right। तो इन विमल जलान जो कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन पे ये दिया गया है सरप्लस, ठीक है। ये यहीं तक है। ये किसके बेसिस पे दिया गया है, ये दिया गया है इस कमेटी के बेसिस पे, और ये जो ये है ये यहीं तक है, ठीक। आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड, जो रीजन है मतलब ये यहीं तक है, राइट। RBI is not required to pay income tax, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट में दे दिया तो यू हैव टू नो। RBI's total expenditure is significantly lower than its total net interest income, thereby generating surplus हो गया। However, after Malegaon committee recommendation and later under the revised committee by Vimal Jalan, that the transfer of surplus of government is increased। तो आपको पता होना चाहिए कि मालेगाम कमेटी किससे रिलेटेड है, विमल जलान कमेटी किससे रिलेटेड है, और जो भी इसमें फैक्ट्स हैं यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम। आप उसको रीड करिए, इसीलिए इसको एक फैक्चुअल में नहीं बनाया गया कि हाँ ठीक है मतलब ऐसे बस डाल दिया जाए। इसको एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि ताकि आपको थोड़ा सा तो आपको एक ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट पता चले, नहीं तो अगर इसको बिल्कुल बस फैक्ट देना हो तो ये और भी कम हो सकता है, राइट। क्लीन नोट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 सीक टू प्रोवाइड पब्लिक गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। तो ये क्लीन नोट पॉलिसी किससे रिलेटेड है, आपको ये पता है कि गुड क्वालिटी करेंसी नोट्स होना चाहिए और कॉइन्स विद बेटर सिक्योरिटी फीचर्स। वाइल सॉइल नोट्स आर विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। लीगल टेंडर किससे है, करेंसी से रिलेटेड होता है कि आपको एक लॉ है, मतलब लीगली आपको वो एक्सेप्ट करना है। नोबडी कैन डिनाई द एक्सेप्टेंस ऑफ द लीगल मनी दैट हैज बीन प्रिंटेड और लाइक इशूड बाय द गवर्नमेंट। Subset of currency that holds legal recognition as legitimate payment method. It can be limited or unlimited in character. तो जो कॉइन्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं लीगल टेंडर, और करेंसी जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। तो आपको ये रिवर्स कर सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। रिपोर्ट एंड करेंसी एंड फाइनेंस, हु हैज रिलीज्ड, आरबीआई। कंपोनेंट्स ऑफ आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व के, फॉरेन करेंसी एसेट्स 4 होते हैं बेसिकली। फॉरेन करेंसी गोल्ड, एसडीआर किससे रिलेटेड है, IMF, एंड रिजर्व पोजीशन इन IMF, ये दोनों ही हैं, ठीक है। ये आपको यहां पर लिखा भी हुआ है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस किससे है, कि जो लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड है। आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रपोजिंग अडॉप्शन ऑफ ECL अप्रोच फॉर क्रेडिट इंपेयरमेंट।
ECL, method to assess and estimate losses on credit given by bank before asset turns banks. तो वही है कि जब आप देते हैं ना, जब आपको उनको लोन किसी को दे रहे हैं किसी के लिए, तो उसके लिए आपको एस्टिमेट लगाना है कि उसमें क्या है, उसके लिए कितना प्रोविजनिंग आपको हटा के रखना है. प्रोविजनिंग वही होता है ना कि व्हेन बैंक्स आर गिविंग लोन्स तो दे पुट असाइड अ बिट सम अमाउंट ऑफ मनी to cover up that risk if that that loan get defaulted or it becomes risky. तो उसके लिए, right? Angel tax, what this term is: tax that must be paid on the funds raised by unlisted companies through the issuance of shares in off-market transaction if they exceed the fair market value of the company. You have to know this definition. वैसे इसे अभी स्क्रैप कर दिया गया है, but you should know, like it is in news, right? That's why it's covered because it has been scrapped. So वही है फेयर मार्केट. लेकिन इससे रिलेटेड न्यूज आपको पता होनी चाहिए. तो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू सर्च व्हाट इज द न्यूज, बिकॉज ये स्क्रैप है तो चांसेस बहुत कम है, इसलिए उसके लिए बहुत डीप में मैंने कवर नहीं किया है. बट आप उसको देख सकते हैं as it will, if it will come in newspapers or in some other, if it will be coming in future magazines, in future current affair news, it will be covered here also. Fair market value, what it is the price of an asset when buyer and seller have reasonable knowledge of it and are willing to trade without pressure. तो एक मतलब एक रैशनल वे में जब कोई चीज ट्रेड होती है तो उसके बेस उसकी जो प्राइस है उसको फेयर मार्केट वैल्यू. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च्ड विवाद से विश्वास फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर माइक्रो लाइक MSMEs फॉर जो कोविड-19 पीरियड में जो लोग के साथ प्रॉब्लम हुई थी, जिन MSMEs के साथ, उनके लिए विवाद से विश्वास आया है. कौन सा बजट में? इस साल के बजट में हुआ है. असिस्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम, ये किस डिपार्टमेंट में है? डिपार्टमेंट से भी ज्यादा ये मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है. जैसे मेडिकल डिवाइस है ना, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है. इसका टेन्योर 2023 से 2024 टू 2026 2027. इस पीरियड से इस पीरियड याद रहना. और मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, ऐसे कीवर्ड से थ्रू आप याद कर सकते हैं. CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हैज नोटिफाइड ई अपील स्कीम. ई अपील स्कीम आप जुडिशरी को भी कंफ्यूज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी लेके कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को लेके आप कर सकते हैं. बट ये किससे रिलेटेड है? CBDT से रिलेटेड है. तो आपको ये याद रहना चाहिए. किस चीज के लिए है? टू रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ अपील्स एट द लेवल ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर्स. Ministry of Power waives interstate transmission system ISTS charges on offshore wind, green hydrogen, ammonia projects for 25 years. तो कौन कौन सा है आपको याद रखना है. विंड, ऑफशोर है, ऑनशोर नहीं है. पहली चीज विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया. कितने सालों के लिए? 25 सालों के लिए. ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या होता है, एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट क्या होता है, ये तीनों के बारे में यहां पर दिया हुआ है. यू कैन रीड इट, आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा. इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइडेड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है. एंड ग्रीन अमोनिया इज डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन का ही डेरिवेटिव होता है. एंड यूज्ड एज एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज वेक्टर्स, शिपिंग फ्यूल एंड एज फर्टिलाइजर्स. इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसे लॉन्च किया है. इसे आप कंफ्यूज ना हो किसी फूड प्रोसेसिंग से या कंज्यूमर से, इससे कंफ्यूज ना हो. ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने लॉन्च किया है. किसके लिए? वोकल फॉर लोकल. मैंने आप वोकल फॉर लोकल क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे गलियों के प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी एक इकोनॉमी में उनको एक जगह मिल सके, जिससे उनकी चीजें जो बहुत ही क्वालिटी और एक लेवल पे होती है, बट उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता. इनकी क्वालिटी और उनकी जो क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा होती है, बस उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता. तो हम उन्हें भी प्लेटफॉर्म देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है. सेंटर फॉर CPACE, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट exit by the Ministry of Corporate Affairs, established for providing hassle-free filing, timing and process-bound striking of companies from MCA register. तो CPACE आपको मेनली इसमें मिनिस्ट्री याद रखनी है, और आपको ऐसे फुल फॉर्म याद रहेगा तो आपको ये चीज आप ऑप्शन से भी गेस कर लोगे. ठीक है, तो आपको या तो फुल फॉर्म और आपको मिनिस्ट्री याद कर लीजिएगा. देन हरित सागर ग्रीन शिपिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव है. किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी हैज टर्न अराउंड टाइम ऑफ 22 आवर्स, पुटिंग इंडिया अमंग द टॉप परफॉर्मर्स. तो इंडिया में सबसे ज्यादा टर्न अराउंड टाइम बेस्ट किसका है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है. टैट क्या होता है? दैट इज टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? ये आप पढ़ सकते हैं कि रेफर्स टू द टाइम वेसल रिपोर्ट्स एट द एंकरेज ऑफ पोर्ट टू द टाइम इट सेल्स आउट फ्रॉम बर्थ. JNP became the first major port of the country to become 100% landlord port, having all berths being operated on PPP model. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टैट के बारे में आप नहीं भी जानेंगे तो
इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड द रुपी डिनोमिनेटेड, ये आपको इसमें ये चीज आप देख सकते हैं, निमेक्स WTI क्रूड ऑयल किसने लॉन्च किया, NSE ने लॉन्च किया है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं क्या है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। इज अ लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल पर्टिकुलर कमोडिटी एसेट सिक्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम, मैंने एक टाइम भी डिसाइड कर लिया गया और प्राइस भी डिसाइड कर लिया गया। ये फ्यूचर मैंने फ्यूचर का हर चीज डिसाइड कर लिया फ्यूचर का। कमोडिटी डेरिवेटिव एंड WTI किससे रिलेटेड है आपको ये पता नहीं, बस ये जैसे WTI अगर पूछ चुका है ना, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे रिलेटेड है, जैसे क्रूड ऑयल, ऐसा कीवर्ड्स आपको जहां भी मिले आपको उनके बारे में देखते ही चलना है। कहां पर है ये? USA में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वो कौन सी रिपोर्ट है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, राइट। देन सिक्योरिटी, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, ग्लोबल, इसमें इंडिया मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है। और ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? ये इनफॉर्मल है, राइट। नाउ डिफरेंट और फोरम्स दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले, और ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे SCO से रिलेटेड क्या है? रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। देन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ये किसने प्रपोज किया है? इंडिया ने, इन 1996 इन UNGA। देन ड्रग मीनाइस इन इंडिया, यू हैव टू सबसे की ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है? ड्रग से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया? NCB ने। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। NCB है किसके मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, और स्टैट्यूटरी है। ये 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और टू मेक इंडिया ड्रग फ्री टिल 2047 से इसको ड्रग फ्री इंडिया को बनाना है। देन हियर वी हैव टू टर्म्स, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। विच आर द कंट्री इन गोल्डन क्रिसेंट? ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन गोल्डन ट्रायंगल बर्मा, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। आप कंफ्यूज नहीं होना, ट्रायंगल में आपको 3 कंट्रीज नहीं मान के चलना है कि आप क्रिसेंट में 4 कंट्रीज मान लें, ट्रायंगल में तो 3 ही को नहीं, यहां पर उल्टा है। ट्रायंगल में 4 है। ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसकी लिए से इसको ट्रायंगल कहा गया है। क्रेसेंट में 3 कंट्रीज हैं, ट्रायंगल में 4 कंट्रीज हैं। आपको ये कंट्रीज के नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ द फॉलोइंग यूएन ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस टू फाइट ड्रग मीनेस। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है कि इंडिया इसमें नहीं है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। लॉन्च ऑफ निदान, निदान किससे रिलेटेड है? नार्को, अगेन दिस इज रिलेटेड टू ड्रग मीनेस ओनली, तो ड्रग्स से ही रिलेटेड है ये निदान भी। सब्सटेंसेज साइकेडेलिक्स, ये क्या है? नोन एज हेलुसिजेंस आपको हेलुसिनेट कोई चीज करती हो, जो ना ड्रग्स आपको हेलुसिनेट कर सकते हैं, दे ब्रिंग यू टू अनदर स्टेट ऑफ माइंड साइकोलॉजिकली आपको, और एक नो आपको हेलुसिनेट कर सकते हैं। यू मूव अवे, यू ड्राइव अवे फ्रॉम रियलिटी, यू नो, एंड बीइंग इनटू सम अदर वर्ल्ड, इनटू सम अदर इमेजिनेटरी वर्ल्ड, राइट। तो ये उसको ही कहा गया है। तो सब्सटेंस साइकेडेलिक्स किससे रिलेटेड है? ड्रग्स से ही रिलेटेड है। ये क्या है? दैट प्रोड्यूस चेंजेस इन परसेप्शन, जैसे आपको सोचने का, मूड का, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, सब चीज चेंज कर सकता है। ये नॉन एडिक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है। ये आपको कि लोग है कि यार ड्रग से एडिक्टिव भी होगा, टॉक्सिक नहीं, ये नहीं है। सम अकर नेचुरली, जैसे अब उसके टाइप कुछ नेचुरल, तो क्या सारे आर्टिफिशियली होते हैं? नहीं, कुछ नेचुरली भी अकर होते हैं। उनके नाम से जैसे मैजिक मशरूम, मेस्केलिन, एन डी मिथाइल ट्राइप्टेमाइन। तो ये आपको नाम है ना कि ये इसमें बोल देगा कि इसमें कौन से नेचुरली है, कौन से नहीं है। चांसेस कम है, बट सम आर देयर, जो नाम दिए थे मैंने यहाँ पर आपको डाल दिया। थर्मोबैरिक बॉम्ब, थर्मोबैरिक ह्यूमन राइट्स ग्रुप अक्यूज्ड म्यांमार मिलिट्री। तो किससे रिलेटेड? म्यांमार से रिलेटेड। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। ये होता है, इसका एक और नाम क्या है? वैक्यूम ऑफ एयरोसॉल बॉम्ब, ठीक है। और ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ फ्यूल कंटेनर विद 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस। नो इसके लिए क्या कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो आपको ये पता, दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? म्यांमार में मिलिट्री यूज करने के ऊपर ब्लेम हुआ है, एंड इसको कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ये दो नाम है, वो भी आप याद कर सकते हैं। ईरान लॉन्च 4th जनरेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड खरोमसाहर बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड खीवर। खीवर क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है, दैट्स इट। INS तारिणी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांस ओशन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज। गोया, ये INS तारिणी इंडिया आ गई तो पूछ लेगा कि इनमें अब INS तारिणी दे देगा किसने ट्रांस ओशन इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयज किया है। तो उसमें आपको ये INS तारिणी का नाम देना है। इसने कहा गया गोवा टू रियो डे जेनेरियो एंड वाया केप टाउन, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइजेज इन न्यूज, कौन कौन से एक्सरसाइज न्यूज में है? समुद्र शक्ति, या इंडिया इंडोनेशिया के बीच में है। जल राहत, इट इज फ्लड रिलीफ, जल से आपको ये आइडिया लग जाएगा। सशस्त्र सीमा बल, NDRF, DDMA एंड पुलिस रिप्रेजेंटेटिव एट
Hagarama Bridge in Manas River in Assam. सुदर्शन शक्ति, सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, वेस्टर्न बॉर्डर्स राजस्थान और पंजाब में. मैरिटाइम एक्सरसाइज अल मोहेद अल हिंदी, इट इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नेवल फोर्स. एशियन ASEAN India Maritime Exercise MA 2023 Harbour phase of exercise was held at Changi Naval Base of Singapore and sea phase was conducted in South China Sea. Participant कौन-कौन इंडिया से था? INS Delhi, First India's indigenously built guided missile destroyer INS Satpura and P-8I Maritime Patrol Aircraft. इन यहां तक आपका सिक्योरिटी ये खत्म हो गया, राइट? Now we will start with environment. First topic is decarbonization of Indian economy. Like in Energy Transition Advisory Committee under the Ministry of Petroleum and Natural Gas was set up. Like has compiled the report that green shift, the low carbon transition of India's oil and gas sector. So this report has been from which ministry? Ministry of Petroleum, right? What is decarbonization? Decarbonization is the term that is used for removal of and reduction of carbon dioxide outside into the atmosphere. It involves two aspects, that reducing of the GHG, that greenhouse gases emission, and absorbing. उनको reduce भी करना है, emission भी reduce करना है और carbon को absorb भी करना है. तो the both aspects together contribute to decarbonization. India is the third largest aggregate emitter in the world. इंडस्ट्रियल एंड पावर सेक्टर्स, द मोस्ट ऑफ इंडियाज एमिशंस, मैक्सिमम कहां से आता है? इंडस्ट्रीज से आता है. इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030. इन दिस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर यू कैन रीड दैट. In these there are very, you might be seeing that very lot of data here. You don't have to read all the data. You have to read INDC, India's commitment to Paris Agreement, which is not that important, but you can do it. 40% of renewable energy in power generation capacity mix by 2030, 33 to 35% of lower emission intensity of GDP in 2030 from 2005 levels, and 2.5 to 3% GDP of this one CO2 emissions additional carbon sink by 2030. So these three data you have to remember. Now this data you have to remember. 450 gigawatt of renewable energy, 60% of the capacity by 2030. सोलर और विंड के थ्रू, दोनों के थ्रू करना है, राइट? Again, these four datas are most important. Else you can see if you want to, no need to learn every data here. Carbon trading, it is the process of buying and selling permits and credits that allow the permit holder to emit carbon dioxide. Panchamrit strategy, that is committed by India at COP26, that was given by our respected Prime Minister Narendra Modi. These are the five-fold strategies that you have to remember. Everything that is important. The most important I will be discussing here. I will be telling non-fossil fuel, obviously. This is most important, 45%, and these three are most important. These two are like, you can do it secondary, but you have to remember this, you have to remember this, you have to remember this one, right? Having achieved the target of 10% ethanol blending program by 2022, India has preponed the target of achieving 20% ethanol and blending and 5% of biodiesel blending by the year 2025 and 2030 respectively. 20% कब तक करना है? 25 तक करना है, और 5% कब तक करना है biodiesel blending का? 2030 तक करना है. These are types of biofuels. First, there are four generations, 4 types: first generation, second generation, third generation, and fourth generation. You can look here, and what are the examples? Examples can direct come, so you have to remember all the examples from it, right? You have to remember. Here are descriptions like 1G biofuels made from edible feedstock, 2G biofuels are produced from like lignocellulosic biomass obtained from energy crops or waste biomass. 3G from are high yield, approximately 10G higher than. तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1G से ज़्यादा, 2G से ज़्यादा, 3G बहुत ज़्यादा एक वो होता है, यील्ड उसकी बहुत ज़्यादा होती है. 4G, सो आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, एक बेसिक फैक्ट्स ऐसे पता करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, राइट? नाउ बायोइथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री. तो बायोइथेनॉल क्या है कि प्रोड्यूस फ्रॉम डिस्टिलिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम शुगर केन एंड बीट एंड डिस्टिलिंग स्टार्च फ्रॉम फूड ग्रेन्स. Biodiesel produced by converting vegetable oils into compounds called fatty acids, that is methyl esters,
एंड सीबीजी क्या है, बायोगैस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन। अब एनारोबिक की जगह एरोबिक भी दे दे, तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स बीच में ज्यादा है जहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, उन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कब आई थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी? 2018 में। इंडिया ने क्या टारगेट किया था कि इंडिया ने टारगेट 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग, यहां पर भी लिखी हुई है ऊपर, बाय 2030, राइट। तो आपको सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव ऑन सीबीजी envisages प्रोडक्शन ऑफ 15 MMT CBG एंड 50 MMT ऑफ, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस ये याद रखना है कि सतत एक फुल फॉर्म याद रखना है और किससे रिलेटेड है, सीबीजी से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल, नॉट मोर देन दैट। हाइड्रोजन कलर सिस्टम, आपको ये याद रखना है कि ग्रीन, ब्लू, ग्रे, टर्कोइज, ये जितने हैं इनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस से जैसे है, स्टीम रिफॉर्मेशन से है, ये भी ये पायरोलिसिस से है, ब्राउन कोल, ब्लैक कोल, न्यूक्लियर, फिर ये चीज आपको याद रखना है कि गैसिफिकेशन से है, ये भी ये न्यूक्लियर वाला इलेक्ट्रोलिसिस से है। नेचुरली अकरिंग अंडरग्राउंड जो होता है वो व्हाइट होता है। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, डिस्टिंक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। अबाउट नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है? ओडरलेस होता है एंड गैसियस मिक्सचर ऑफ लाइट हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूडिंग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन्स। अदर कंपाउंड्स फाउंड इन नेचुरल गैस कौन कौन से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हीलियम मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है एंड नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा? CO2, हीलियम, H2S एंड नाइट्रोजन। कोरोसिव भी नहीं होता है और टॉक्सिक भी नहीं होता, ठीक है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड इट हैज नैरो फ्लेमेटरी रेंज। नाउ LNG टर्मिनल्स कहाँ कहाँ और कौन सी कंपनी का है? ये टर्मिनल्स का प्लेस दिया है दहेज, हजीरा, दबोल। अब कभी क्या होगा कि आपको ये तीनों सिर्फ नाम दे देगा, दहेज, हजीरा, दबोल, बोल देगा ये है क्या, तो LNG टर्मिनल है। फिर आपको लोकेशन से भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, फिर आपको कंपनी भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, तो 3 यहीं से हो जाएंगे। सिमिलरली ये पाइपलाइन में LNG टर्मिनल्स इन पाइपलाइन, धामरा, जयगढ़, जाफराबाद। तो अब ये फिर इसमें ये चीज आपको ये तीनों याद रखना है कि ये है क्या, इनका लोकेशन याद रखना है और ये कंपनी याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या है और इनका लोकेशन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियाज LNG इंपोर्ट्स बाय सोर्स सबसे ज्यादा कहां से है? इंडिया का कतर से है। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, मैक्सिमम ही याद रखना है कतर, रेस्ट आपको बस ये ग्राफिकल दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। इंडियाज गोल टू इंक्रीज शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स फ्रॉम करेंट 6 to 15%, तो 6 to 15% कब तक करना है? 2030 तक। रिवाइज डोमेस्टिक नेचुरल गैस लाइक प्राइसिंग गाइडलाइंस किस कमेटी के अंदर, किस पैनल के अंदर हुआ है? किरित पारिक पैनल के अंदर हुआ है। और ये अब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू इसको किया जाएगा, इन विच जो द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड मंथली इनका अब होगा रिवीजन ऑफ प्राइसेस रादर देन बाय एनुअल रिवीजन ऑफ प्राइसेस, राइट। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प, ये किसी चीज के लिए है? बूस्ट डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन। ये मीन्स के लिए ज्यादा जरूरी है हेल्प, बट हेल्प और नेल्प, पहले एक था कि हेल्प और नेल्प, ये मैं आपको इसमें आपको अगर इसको रिप्लेस करके ये आया था तो आपको ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि क्या उनमें है, तो वो एक मीन्स टाइप का टॉपिक है, तो उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर देंगे, बट ये बेसिकली गैस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो कैफ है इज वन ऑफ द 9 फ्लाईवेज अंडर द CMS, दैट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। ये कौन सा कन्वेंशन है? बॉर्न कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये फ्लाईवेज होते क्या हैं? तो इट यूज्ड बाय द ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग देयर एनुअल साइकिल विच इंक्लूड्स ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं, विंटरिंग एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं, स्टॉप ओवर कहीं रुकने के लिए यूज कर सकते हैं। इंडिया कितना स्टॉप ओवर? 90% ऑफ बर्ड स्पीसीज के लिए ये क्रिटिकल स्टॉप ओवर साइट्स है इंडिया, ठीक है। इंडिया डेवलप्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट, ये कब से? 2018 से 23 तक का। तो ये 23 तक के लिए है, तो अगले साल ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। दीज आर ऑल द 9 you can see from here and you can read from here, right, कि which are all the 9. sometimes it can ask that कि कौन सा इसमें नहीं है, कौन सा इसमें है, तो उसमें आपको याद रहना चाहिए। चीता प्रोजेक्ट, ये क्या है कि इट्स वर्ल्ड, इंडिया हैज लाइक डन वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। चीता इज अ कीस्टोन स्पीशीज। 2 टाइप के स्पीशीज होते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज एंड कीस्टोन स्पीशीज। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है, तो यू जस्ट रीड अबाउट देम, राइट। नाउ 8 कहां से आए हैं? नामीबिया से। 12 कहां से आए हैं? साउथ अफ्रीका से। दोनों कहां से हैं? अफ्रीका। कंटेंट क्या है? अफ्रीका, राइट। टाइगर ट्रांसलोकेशन, टाइगर का है मेल महावीर नाम है और फीमेल फ्रॉम कान्हा टाइगर रिजर्व एंड अ फीमेल सुंदरी फ्रॉम बांधवगढ़ फ्रॉम MP। तो आपको इसमें फैक्ट देख चलिए, जो महावीर क्या है ये भी मेल टाइगर का नाम है और सुंदरी क्या है? फीमेल टाइगर का नाम है। मेल कहां से आया? कान्हा टाइगर रिजर्व से, और एंड बांधवगढ़ फ्रॉम कहां से आया? MP, ठीक है। अब ये देखिए कि जो
कान्हा है और बांधवगढ़ है, ये दोनों कहां पर है? दोनों एमपी में है, राइट। और ये कहां पर रीलोकेट किए गए? सतकोसिया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है? उड़ीसा में। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि जो जो टाइगर रिजर्व या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया जो न्यूज में है वो एक जगह लिस्ट विद वाई दे आर इन न्यूज एंड उनका लोकेशन के थ्रू आपको पता होना चाहिए। कौन सी रिवर पास करती है, कौन सा वहां पर स्पीशीज कैसे हैं, वेजिटेशन कैसा, एक ये लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, राइट। लाइक आफ्टर सिमलीपाल कहां है? उड़ीसा अगेन। करेंटली सतकोसिया हैज नो बिग कैट्स, तो ये पूछे करेंटली, तो उनके पास अभी कोई भी बिग कैट नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क इज नेसल्ड इन द माइकाल रेंज, कौन से रेंज में है? माइकाल रेंज ऑफ सतपुराज। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज स्प्रेड ओवर विंध्या हिल्स, तो ये रेंज आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बेसिक चीज है। तो डेंसिटी ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन बांधवगढ़ इज हाईएस्ट नोन इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड, तो नोन में तो हाईएस्ट है बांधवगढ़, ठीक है। एनडीसीए स्टैट्यूटरी किस एक्ट के अंडर? WPA 1972, 2005 में ये बना था। Wildlife Protection Act 1972. Now, all the person engaged in breeding in captivity of artificial propagating any scheduled specimen listed in Appendix 1 of Schedule 4 of the Act are requested to make application for license. तो Appendix 1 Schedule 4 में कुछ भी होगा तो उसके लिए लाइसेंस के लिए ये क्वेश्चन आ भी चुका है, अगर आपने प्रीवियस से पेपर देखा होगा तो ये आ चुका है। ये जैसे ये दिया हुआ है endangered exotic animals and plants and imports rule are stricter for them, तो import rule उनके लिए strict है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इवन आपको मतलब और भी अपेंडिक्स के बारे में जैसे 1 है 2 है तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको उनके लिए पूछ देता है कि हाँ ठीक है, मतलब क्या क्या है, उनके डिस्टिंक्शंस पूछ सकता है, किसी में दूसरा कंफ्यूज करके आपको दूसरा कुछ दे सकता है, राइट। दिस इज अबाउट सी बटरफ्लाई, सब ऑर्डर ऑफ फ्री स्विमिंग स्नेल्स एंड गैस्ट्रॉप्ड मोलस्क ऑफ द क्लास गैस्ट्रोपोडा, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज क्या है? ये है इंपॉर्टेंट कि दे हैव पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे ज्यादा। तो सी बटरफ्लाई के लिए अगर डिस्टिंक्शन एक ये है, आपको याद रखना चाहिए। गीको मिजोरेमेंसिस कहां पर है? ये मिजोरम में। ये क्या होता है? कार्निवोरस लिजर्ड्स होते हैं, ये लिजर्ड्स का टाइप होते हैं, ठीक है। ये वार्म क्लाइमेट में मिलते हैं। इसमें 13 इसके स्पीशीज है फ्लाइंग गीको के, लेकिन सिर्फ एक इंडिया में मिलता है, ठीक है। दैट इज फाउंड इन मिजोरम एंड ओनली वन स्पीशीज जो मिजोरम में सिर्फ एक स्पीशीज मिलता है इसका। एर्बोरियल दैट लिव्स इन ऑन ट्रीज, ये आर्बोरियल होता है जो ट्रीज पे रहते हैं, एंड इट कैन ग्लाइड वन ट्री टू अनदर एंड इज नॉक्टर्नल, मतलब रात को जगने वाले होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। बाओबस इस भील ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया इज अपोजिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसीजन टू गिव परमिशन फॉर अप्रूटिंग बाओबब ट्री। तो बाओबब है क्या? ये ट्रीज है, टाइप ऑफ ट्री है, बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये नेटिव कहाँ का? अफ्रीका का, मेडागास्कर का एंड ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। मध्य प्रदेश ने इसको GI टैग दे दिया है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। RBI टू जॉइन ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, ये ग्रीन वॉशिंग टेक्स प्रिंट, तो ग्रीन वॉशिंग एक बार आ चुका है टर्म, वेरी लेस चांस दैट इट विल आस्क अगेन, तो आप इस टर्म के बारे में पढ़ लीजिए कि ये मतलब वही चीज होता है कि मार्केटिंग दैट पोर्ट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एक्टिविटीज और पॉलिसीज एज प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल और सोशल आउटकम्स एंड अवॉइडिंग इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एंड सोशल हार्म when this is not the case। तो वो जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं बट वो करते नहीं है, तो एक ये चीज़ होता है ना ग्रीन वॉशिंग वाली चीज़ कि आप जैसे करते हैं कि आप सब पीछे कुछ भी गंदगी हो सामने आप सफाई वाइट वॉशिंग कर दीजिए तो साफ लगने लगेगा, वही वाली चीज़ है। ESG फ्रेमवर्क द हेल्प स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू ESG क्राइटेरिया। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट इससे ESG रिलेटेड किससे रिलेटेड? इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो ये आपको जैसे आपको ये अब चलिए एक और चीज आपको बताइए, ESG है, इसका 3 फैक्टर है, ये ESG, ये तीनों का फुल फॉर्म बताइए क्या क्या है इन द कमेंट सेक्शन। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन किया है? सेबी किया है। गो सर्कुलर टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन स्टेटेड अ यूनेप प्रोजेक्ट टाइटल्ड टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट सर्कुलर इकोनॉमी, तो किसने किया है? यूनेप ने किया है। सर्कुलर इकोनॉमी फिर क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में सस्टेनेबल इकोनॉमी का एक टाइप है इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी की हर चीज फिर से यूज किया जा सके, कोई चीज वेस्ट ना जाए। ग्रीन पीस, ये क्या है? ग्रीन पीस ने क्या निकाला है? कौन सी रिपोर्ट? फॉरएवर टॉक्सिक साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स फ्रॉम प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ये ग्रीन पीस ने निकाला है। डेप्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स, DFC स्वैप्स आर टाइप ऑफ डेप्ट स्वैप इन विच debtor nation instead of continuing to make external debt payments in foreign currency makes payment in local currency to finance climate projects domestically on agreed upon terms। तो दिस इज लाइक ये आपको किस फॉरेन करेंसी में करते हैं? नहीं, लोकल करेंसी में ही करते हैं। चाइनीज ये क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन रिपोर्ट कौन? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ग्लोबल एनुअल
टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2027 तक, स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2022 बाई कौन, दोनों रिपोर्ट किसने निकाला है, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट एंड स्टेट ऑफ क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट WMO ने, ठीक है 2022। बाकी चीज की द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2027। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ये क्या होता है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन होता क्या है, द वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक्स इज नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में जो वार्मिंग डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस वो डिफरेंशियल, पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर देन आर्कटिक, देन इन आर्कटिक में ज्यादा है अंटार्कटिक से। क्यों? The difference is because Arctic is an ocean covered by sea ice, while Antarctic is an elevated continent covered with more permanent ice and snow. तो आपको ये चीज, ये एक ओशन है जो सी आइस से कवर्ड है और ये एक कॉन्टिनेंट है एलिवेटेड जो सी आइस से कवर्ड है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसमें एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होता है और रीजन क्या है। रिवर सिटीज अलायंस RCA, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड अलायंस इज ओपन टू ऑल रिवर सिटीज इन ऑफ इंडिया, सारे रिवर सिटीज के लिए है। Joint military of Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Civil Aviation has announced that India will start participating in ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) and Long-Term Aspirational Goals (LTAG) from 2027. तो ये Ministry of Civil Aviation से CORSIA जो है ये उसी की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन से रिलेटेड है, उसमें जो आपको कार्बन ऑफसेटिंग करनी है। कॉर्सिया इज एप्लीकेबल ओनली टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो ये क्या सारे फ्लाइट्स के लिए नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए है। ICAO इज नॉट एन इंटरनेशनल एविएशन रेगुलेटर, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। IAO इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन लद्दाख में हुआ है अकरेंस ऑफ रेयर और ऑरोरा एंड डॉक्यूमेंटेड, क्या डॉक्यूमेंट किया इसने, ऑरोरा फेनोमेना फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये कहाँ पर, माउंट सरस्वती में है, हानले विलेज ऑफ लद्दाख, ठीक है। ऑरोराज क्या होते हैं, आप यहाँ से इज्वेक्टिक स्टॉर्म होते हैं, इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर ऑरोराज। इट इज कॉल्ड ऑरोरा बोरियालिस और नदर्न लाइट नियर द नदर्न पोल एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और द सदर्न लाइट्स इन द सदर्न पोल। दे आर मोर, कहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। दे अकर एट any time of the day but it can't be seen with naked eye unless it's dark. तो altitude affects the colors, ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कैसे altitude affect करता है, ठीक है। conditions for aurora light, ये तीनों की clear sky, no cloud and total darkness, ये तीनों conditions है, सबसे बहुत ज़्यादा important है ये। sun halo not that important, 22 डिग्री हेलो, ये आपको पता होना चाहिए, बस आप ये देख सकते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि लूनर हेलो मोस्टली कलरलेस होता है, ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ पर है, मेक्सिको में, नाम क्या है, तामजा, और ये आप जिस युकातान पेनिनसुला पे है, ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम इट्स इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में, ड्रैगन होल और लॉन्गडाउन, ठीक है, पालघट गैप। Often called as significant discontinuity in Western Ghats, it is a geological shear zone, weak regions in Earth's crust that runs from east to west. ठीक है, कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स में है। इट इज अ कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स कोयम्बटूर विद पालाकड़, फिर देन द विच रिवर फ्लोज थ्रू इट। तो आपको इसमें बहुत सारी कौन टाइप का वेजिटेशन होता है, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पीशीज कौन सी है, डाइवर्सिटी, ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। ONGC has discovered crude oil and natural gas in 2 blocks, namely अमृत and मूंगा। तो अमृत और मूंगा क्या है, ये किस टाइप का ब्लॉक्स है, तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस इन 2 ब्लॉक्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक्स है, ठीक है। कहाँ पर है, ये मुंबई में है, किसमें, अरेबियन सी के किनारे पे है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये चीज़ उसके बारे में OALP जो होता है कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी या बिडर कैसे कैसे उसको बिड करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एक फैक्ट का बॉक्स है, ये आपको देख लेना है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर है, सिक्स्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, सेवंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, दैट्स इट। तो ये आपका इन्वायरमेंट यहाँ पर खत्म होता है। नाउ वी विल मूव टू सोशल इश्यूज। राधाकृष्णन कमेटी रिपोर्ट ऑन रिफॉर्मेशन ऑफ एक्रीडिएशन सिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसने किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसमें क्या है, आपको देखिए कुछ चीज़ें आती है, विशाखा गाइडलाइंस, ये आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है वो, उस विशाखा गाइडलाइंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ वर्क, इसमें आपको ये क्विड प्रो क्यू क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये जानना जरूरी है। देन ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों में हो, जहां पर 10 या उससे ऊपर एम्प्लॉय है, 10 या मोर एम्प्लॉइज, ICC नीड्स टू हैव मिनिमम 4 एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ देम वुमेन होना चाहिए।
right, and one shall be the external member, and ICC has powers similar to those of सिविल कोर्ट के बराबर इसकी पावर होती है, ठीक है। और कंप्लेंट कितने दिनों में होनी है? विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। पोषण भी, पढ़ाई भी, ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। एंड पोषण की पढ़ाई भी इट विल फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रॉम 6 years ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट 6 years ऑफ चिल्ड्रन, पहले 6 साल बच्चों के, एट आंगनवाड़ीज अक्रॉस द कंट्री, राइट। ये कंपोनेंट ऑफ मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का ये कंपोनेंट है, राइट। लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, ये जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट जो है ये किसने बनाया है? यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ग्लोबल पॉली क्राइसिस क्या होता है कि साइमल्टेनियसली, ये जो टर्म है, कई बार टर्म पूछ लेता है तो उससे कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ सेवरल कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट्स, जब एक ही बार बहुत सारे कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट्स हो जाए तो उसको ग्लोबल पॉली क्राइसिस। पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड 1993 हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर NHRI, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये अगर आपको दे दे तो आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च सक्षम, स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड एंड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, LMIS, डेडिकेटेड एंड यूनिफाइंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। Now it's all about economy and security. Do like, share and subscribe my channel for new upcoming videos. Thank you for watching.